हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल जनवरी 2021 के संस्करण को। और देखिए, जो हमारे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये वीडियो में उन टॉपिक को कवर नहीं किया गया है जो प्रतियोगिता दर्पण में पहले से दिया हुआ है, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2021 का वीडियो पहले ही आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो रेस्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा, क्योंकि क्रॉनिकल में ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको कंप्लीट एक मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात। तो देखिए, नवंबर 2020 में भारत के महापंजीकीय हो गया आपको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधारित भारत की महत्वपूर्ण आंकड़ा रिपोर्ट है 2018 के अनुसार। और अगर देखा जाए सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात में भारत में किस राज्य में है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में इस बार सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है 1084, ठीक है। फिर आपको दूसरे नंबर पे आ रहा है नागालैंड 965, तीसरे स्थान पे है मिजोरम 964 और चौथे स्थान पे आपको मिलेगा कर्नाटका का, आपको है 957, ठीक है, ये कर्नाटका का है। चलिए, अब सबसे खराब लिंगानुपात अगर देखा जाए तो है आपको मणिपुर, जो सबसे आखिरी स्थान पे आता है। उसके बाद लक्षद्वीप, फिर दमन और द्वीप। तो देखिए, ये अनुपात जो है 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जो उपलब्ध कराए गए आंकड़े हैं, ये उस पर आधारित है, ठीक है। 6 राज्य जैसे कि बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से जो जानकारी है वो उपलब्ध नहीं हो पाई है, ठीक है। यहाँ कुल 30 है, जिसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की 2 आर्द्र भूमि रामसर स्थल सूची में। पहले देखिए रामसर स्थल क्या होता है, ठीक है। रामसर स्थल एक तरह के आपको रामसर कन्वेंशन है, ठीक है, जो आर्द्र भूमि और समुचित इस्तेमाल और इसके संरक्षण के लिए एक रामसर कन्वेंशन, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, ठीक है। और जो इसका रामसर नाम है वो ईरान का एक शहर है, उससे लिया गया है। और इस समझौते पर 2 फरवरी 1971 को 1971 को समझौते पर हस्ताक्षरित हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वो 2 आर्द्र भूमि। तो भारत की जो 2 आर्द्र भूमि क्षेत्र है, इसमें है एक लोनार झील और दूसरा है सुर सरोवर। ये रामसर स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया है। देखिए, अब रामसर स्थल की अगर कुल संख्या भारत में देखी जाए तो वो कुल हो गई है 41 और दक्षिण एशिया में ये सर्वाधिक है। फिर देखा जाए हाल ही में तो बिहार के बेगूसराय में काबर ताल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई, जो राज्य का पहला आर्द्र भूमि है। मतलब ये बिहार राज्य का पहला आर्द्र भूमि है, ठीक है। फिर देखा जाए लोनार झील, जिसको आर्द्र भूमि क्षेत्र में इस बार शामिल किया गया है, वो एक्चुअली महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। और ये झील का जो निर्माण हुआ था वो लगभग 50,000 वर्ष पहले एक उल्का पिंड टकराने से ये बना था, ठीक है। फिर आपको सुर सरोवर जो है, इसको मूल रूप से देखा जाए तो गर्मियों में आगरा शहर को पानी आपूर्ति करने के लिए बनाया गया है और इसे किथम झील के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। तो देखिए, 19 नवंबर 2020 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो है कि सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को रोकना और उनकी मशीन से सफाई को बढ़ावा देना, ठीक है। पहले लोगों को खुद घुसना पड़ता था, उसमें उसके अंदर जाना पड़ता था सफाई के लिए, अब उसको मशीन से सफाई किया जाए, इसका ये उद्देश्य है, ठीक है। और देखा जाए तो इस सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में शहरों को 3 श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा। पहला है आपको 10 लाख से अधिक आबादी वाले, फिर है आपको 3 से 10 लाख की आबादी, और तीसरा है 3 लाख तक की आबादी वाले शहर को। इस 3 कैटेगरी में शहर को बांटा जाएगा और इस सुरक्षा चैलेंज के हिसाब से, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के हिसाब से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। देखिए, और सभी श्रेणी के जो विजेता शहरों को मिलने की जो कुल पुरस्कार राशि होगी वो 52 करोड़ होगी, मतलब 52 करोड़, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, ठीक है।
देखिए 30 अक्टूबर 2020 को पब्लिक अफेयर सेंटर जो बेंगलुरु स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है और इसमें सतत विकास के संदर्भ में शासन के प्रदर्शन के विश्लेषण, इक्विटी, विकास और स्थिरता तीनों स्तंभों द्वारा इसमें प्रभावित किया गया था। और देखिए इसमें है कि शासन की दृष्टि से देखा जाए अगर बड़ा राज्य की अगर श्रेणी में लाया जाए तो पहले स्थान पे आता है आपको केरल जिसको 1.388 पॉइंट दिया गया है। फिर दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश और अगर चौथे स्थान पे देखा जाए तो वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटका। फिर आपको अंतिम 3 स्थान देखा जाए तो उसमें आपको उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार है। ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स में अंतिम 3 स्थान पे। फिर देखा जाए शासन की दृष्टि से अगर छोटे राज्य की श्रेणी देखा जाए तो उसमें आपको पहला 3 स्थान मिलेगा गोवा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश। और उसी में अगर अंतिम 3 स्थान देखा जाए छोटे राज्यों में तो आपको उत्तराखंड जिसको -0.277 पॉइंट दिया गया है, फिर दिल्ली -0.289 और फिर मणिपुर जो कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव है 0.363। चलिए अब देखा जाए शासन की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश में पहला 3 स्थान में आपको आएगा चंडीगढ़, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। और जो सबसे खराब प्रदर्शन किया है वो है दादर नगर हवेली, अंडमान, जम्मू कश्मीर और निकोबार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स विश्लेषण जिसे हम लोग कहते हैं बीएमआई। ठीक है, हम लोग मापते हैं बीएमआई से और बीएमआई मापा कैसे जाता है तो भार बटा लंबाई का स्क्वायर। देखिए होता यूँ है कि बीएमआई को व्यक्ति के भार को उसकी लंबाई के वर्ग द्वारा विभाजित करके मापा जाता है। कि 5 नवंबर 2020 को मेडिकल जर्नल द लांसेट बॉडी मास इंडेक्स 2019 का विश्लेषण प्रकाशित किया है। इसमें आपको 200 देशों के 34 से अधिक वर्षों का आंकड़ा का प्रकाशित किया गया है विश्लेषण करके। ठीक है, अब देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसके दिशा निर्देश है कि 18.5 से लेके 24.9 तक ये सामान्य BMI है। ठीक है, और उसके बाद 25 से अगर अधिक होगा, 25 से अगर ऊपर हो जाए तो उसमें आपको ओवरवेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर 30 से अधिक हो जाए तो उसमें BMI आपको मोटापा में परिभाषित करेगा। ठीक है, फिर देखिए वैश्विक विश्लेषण में भारत के जो लड़कों का BMI है वो 196 पे है और लड़कियों का 198 ये पोजीशन दिया गया। मतलब आपको 200 देशों में देखा जाए तो जो बॉयज़ का है भारत में BMI वो 196 पोजीशन पे है और लड़कियां 198 पोजीशन पे 200 देशों में। फिर देखा जाए भारत के 19 साल के लड़के और लड़कियों का BMI तो वो है 20.1 और ये सामान्य से 20 से 25 के मध्य आता है। ठीक है, सामान्य में ये 20 से 25 के मध्य आ गया। और अगर भारतीय 19 वर्षीय बच्चों की औसत लंबाई के लिए देखा जाए तो वो है 166.5 166.5 सेंटीमीटर जो, और रैंक में ये आता है 180वां पोजीशन पर। फिर लड़कियों के लिए ही देखा जाए हाइट में तो ये है 155.2 सेंटीमीटर और ये रैंक आता है देश दुनिया में 182वें स्थान पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट 2020। देखा जाए तो नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एक्सेस सेंटर जिसे कहते हैं आईवैक, ठीक है, इसके द्वारा ये वार्षिक रिपोर्ट 2020 में जारी। रिपोर्ट की कवरेज में संबंधित निगरानी किए गए जो टीके हैं जैसे कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, फिर टेटनस वैक्सीन, खसरा रोधी वैक्सीन की पहली खुराक, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी और न्यूमोकॉल कंजुगेट वैक्सीन और रोटावायरस वैक्सीन ये हैं। ठीक है, ये 5 जो टीके हैं इसमें से 3 टीकों के लिए 90% कवरेज का वैश्विक लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। ये भारत में है। ठीक है, 2019 में भारत के अभूतपूर्व तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर रोटावायरस वैक्सीन का जो 100 दिवसीय एजेंडा है उसे भी पूरा कर लिया है भारत ने। अब देखा जाए तो रिपोर्ट के जो नवीनतम उपलब्ध आंकड़ा है उसमें 10 संकेतों का विश्लेषण करके प्रगति निगरानी की गई है जिसमें स्तनपान, टीकाकरण, देखभाल और एंटीबायोटिक्स, फिर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसे ORS कहते हैं और जिंक अनुपूरण शामिल है। अब देखा जाए भारत में रोटावायरस वैक्सीन की कवरेज तो ये 18% की वृद्धि हुई है 2018 से। पहले 2018 में आपको 35% थी और अब 53% हो गई है 2019 के आंकड़े में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। देखा जाए तो 4 नवंबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा?
तो आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उसने इसका शुभारंभ किया। अब देखिए 3 वर्षीय नर्सरी नेबरहुड चैलेंज पहल बच्चों, देखभाल करने वालों और परिवार के जीवन स्तर की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए समाधानों की पहचान करने के लिए नए उपाय तलाशने में शहरों को समर्थन करेगी। ठीक है, और ये चैलेंज जो है वो WRI इंडिया की तकनीकी सहयोग से नीदरलैंड के बर्नार्ड वन लीर फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। फिर देखा जाए तो ये चैलेंज जो है एक्चुअली सभी स्मार्ट शहरों में 5 लाख से अधिक आबादी वाले अन्य शहर और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के लिए होगा। और इसमें देखा जाए जो चयनित शहर है उस चयनित शहर के पार्क और खुले स्थान को फिर से खोलना, फिर शुरुआती जो बचपन की सुविधा है उसकी पहुंच में सुधार लाना, फिर आपको बचपन केंद्रित जो सुविधा के साथ सार्वजनिक स्थान को अनुकूलित करना और छोटे बच्चों और परिवारों के लिए सुलभ सुरक्षित ये तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चावल को पोषण युक्त बनाने और वितरण संबंधित योजना। देखा जाए तो ये नवंबर 2020 में देश में पोषण सुरक्षा को व्यवहारिक रूप देने की प्रक्रिया के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा चावल को पोषण युक्त बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इसके वितरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना चलाई जा रही है। ठीक है, और इस योजना का जो कुल बजट है वो है 174.6 करोड़। फिर देखा जाए जो इसकी मंजूरी दी गई है तो ये 2019-20 से शुरू होगा और अगले 3 साल के लिए होगा। और इसमें देखा जाए तो प्रायोगिक योजना को जो लागू करना है उसके लिए आपको 15 राज्य सरकार ने अपने अपने जिलों का, मतलब कि उसके प्रति राज्य का एक जिला उसको पहचान किया गया है। ठीक है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो 5 राज्य जिसमें आपको आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, इन्हें पहले ही अपने जिलों में इस पोषण युक्त चावल को वितरण करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और FCI जो है इस योजना को 2021-22 के लिए समन्वित जो बाल विकास सेवाएं हैं ICDS, जिसके थ्रू आपको आंगनवाड़ी चलती हैं, ठीक है, फिर आपको मिड डे मील योजनाओं के तहत तैयार करेगा। फिर ये देखिए पोषण युक्त चावल जो है जिसका नाम है कार्नेल, ठीक है, जिसे कहते हैं फोर्टिफाइड राइस यानी FRK, ये कार्नेल हो गया चावल का नाम। फिर देखिए इसकी जो आपूर्ति है उसका वर्तमान में 15,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो रही है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है समुद्री विमान सेवा। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट में जलीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया के बीच समुद्री विमान सेवा का शुरुआत किया। ऐसे समुद्री विमान पानी में भी उतर सकते हैं और वही उड़ान भी भर सकते हैं और उन क्षेत्र के लिए ये अधिक उपयोगी है जहां पर जमीन पर उतरने या रनवे की सुविधा नहीं है। ठीक है, देखिए, और ऐसे जो होते हैं विमान, इसमें छोटे पंखे वाले जो विमान हैं उसमें जलीय क्षेत्र जैसे कि झील, बांध, अप्रवाही जल, बजरी युक्त क्षेत्र या घास भूमि इस पर उतर सकते हैं और अनेक पर्यटकों को क्षेत्रों में से इनका संपर्क सुविधा आसानी से मिल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन डिजिटल मीडिया अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन। तो देखिए 11 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने ऑनलाइन फिल्म, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम और ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स डिजिटल मीडिया को आदेश जारी किया है। देखा जाए जो OTT प्लेटफॉर्म है जिसके कहते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, उसमें आपको नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, लाइव वीडियो, ऑनलाइन समाचार पोर्टल ये सब शामिल हैं और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अब ये अधीन लाए गए हैं। ठीक है, और वर्तमान में देखा जाए तो डिजिटल मीडिया का नियंत्रित करने वाला कोई कानून स्वायत्त निकाय नहीं है। जैसे देखा जाए तो वर्तमान में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो प्रिंट मीडिया को देखता है, फिर आपको न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है जैसे समाचार चैनल के कामकाज को देखता है, फिर आपको उसी तरह से भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है जो विज्ञापन को देखता है, और उसी तरह से एक और है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो कि फिल्म पर निगरानी करता है। लेकिन इस ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पर अभी तक कोई नहीं था और अभी से लाया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी नीति। तो देखिए 17 नवंबर 2020 को 12वें वर्ष जो आभासी शिखर सम्मेलन हुआ उसके दौरान
ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद से कारगर ढंग से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति को मंजूरी दी है। और ब्रिक्स देशों का जो आतंकवाद निरोधी सहयोग में जो निम्न सिद्धांत हैं उसके आधार पर अगर देखा जाए तो पहला है सदस्य देशों की संप्रभुता के लिए सम्मान और उनके आंतरिक मामलों में कोई दखल न देना। फिर दूसरा आता है आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की प्रतिबद्धता, शांति सुरक्षा के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्य समन्वयक भूमिका को स्वीकार करना। फिर तीसरा है आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका की पहचान करना। फिर चौथा आपको आ गया खुलापन, सूचना साझाकरण और सर्वसम्मति आधारित निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जापान का 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। तो देखिए 26 अक्टूबर 2020 को जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को मजबूती प्रदान करते हुए 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, मतलब जीरो कार्बन का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए जापान जो है एक्चुअली वो पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का एक हस्ताक्षर करता है। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2018 में वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का छठा सबसे बड़ा योगदान करता था। ठीक है, और जापान जो है 2018 की जो वर्तमान ऊर्जा योजना में अपनी ऊर्जा को 22 से 24% नवीकरणीय ऊर्जा से, 20 से 22% परमाणु ऊर्जा से और 56% जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन परिदृश्य रिपोर्ट 2020। तो देखा जाए तो 19 अक्टूबर 2020 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसे कहते हैं OECD, इसका 44वां अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन प्रदेश रिपोर्ट जारी हुआ है। अब देखिए OECD में कुल देश हैं 37 और OECD का मुख्यालय कहाँ है तो पेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है। ठीक है, अब देखिए OECD देशों में 2018 में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन का मामले में स्थान देखा जाए, पहले स्थान पर आता है चीन। चीन का लगभग 4.3 लाख OECD देशों में प्रवासन हुआ, जो कि कुल प्रवास प्रवाह का 6.5% है। मतलब इन कुल जो 37 देश है उन 37 देशों में 4.3 लाख का प्रवास हुआ है लोगों का, और जो कुल प्रवासन हुआ है चाइनीज़ का अदर कंट्रीज मिलाकर उसमें ये 6.5% है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है अपना भारत जो 3.3 लाख OECD देशों में शामिल हुआ है, मतलब वहाँ प्रवासन हुआ है, और ये पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो इसमें 10% की वृद्धि आई है। फिर देखा जाए OECD के जो भारत का प्रवास है वो कुल प्रवास का लगभग 5% है। फिर आपको तीसरे स्थान पर आता है रोमानिया जो कि 66 लाख यानी पिछले साल से 3.8% इसमें वृद्धि के साथ आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त अरब अमीरात गोल्डन वीज़ा प्रणाली। ठीक है, यहाँ UAE जो है अपना गोल्डन वीज़ा प्रणाली लाया है। अब देखिए ये 15 नवंबर 2020 को जो पेशेवर हैं, विशेष डिग्री धारक या फिर अन्य लोग जिसे गोल्डन वीज़ा प्रणाली के विस्तार करने की घोषणा की है। फिर देखिए इसमें सामान्य निवेशकों को 10 वर्ष के लिए स्थायी निवासी बनाया जाएगा वीज़ा के थ्रू। फिर रियल एस्टेट निवेशक को 5 वर्षीय वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। फिर उद्यमी और प्रतिभावान जो पेशेवर हैं जैसे कि डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता या इनोवेटर्स, इन्हें 10 वर्ष का वीज़ा मिल सकता है। फिर उत्कृष्ट क्षेत्रों में 5 साल के लिए स्थायी निवास वीज़ा की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक और वाणिज्यिक परिदृश्य। इसमें देखा जाए तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी पाने के लिए एजेंट के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आनंद, जिसका फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है, फिर दूसरा आपको है भारत में वीज़ा इन अ बॉक्स कार्यक्रम के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी करने वाला पहला बैंक कौन हुआ तो ये है ICICI बैंक। फिर आपको तीसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाने वाले अपने ग्राहकों के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ समझौता किया है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने समझौता किया है PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें।
फिर नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र के किस ऋणदाता बैंक ने व्यापारियों के लिए व्यापक बैंकिंग और भुगतान समाधान स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 शुरू किया है? तो स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 शुरू किया है HDFC बैंक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि आरबीआई नियामक सैंडबॉक्स कार्यक्रम के तहत 2 स्टार्टअप। देखिए इसमें है क्या कि 16 नवंबर 2020 को आरबीआई ने 2 स्टार्टअप के नामों की घोषणा की है और इसमें नियामक सैंडबॉक्स कार्यक्रम के लिए इसमें हिस्सा के रूप में चुना गया है। ठीक है, पहला आपको नेचुरल सपोर्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो कि जयपुर में है। फिर आपको इसका उत्पाद जो नाम है वो है ई रुपया, जो कि दूरस्थ स्थानों में ऑफलाइन व्यक्ति से व्यापार लेन देन और ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, फिर दूसरा है आपको न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड जो कि नई दिल्ली में है और इसमें है इसका उत्पाद का जो नाम है वो है पैसे, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल भुगतान में मदद करेगा। ये 2 स्टार्टअप जो है वो आरबीआई का नियामक जो है सैंडबॉक्स कार्यक्रम के तहत चुना गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता हार्ले डेविडसन भारत की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता के साथ समझौता की सहमति में व्यक्त की है और समझौते के अनुसार हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की बिक्री और सर्विस प्रदान करेगा। तो ये कौन कंपनी करेगा? तो ये करेगा हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के धारा 31 का 1 के तहत आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सामान्य बीमा व्यवसाय के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को। ठीक है, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सामान्य बीमा व्यवसाय को अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सम्मेलन और अभियान। इसमें पहला है बेंगलुरु टेक समिट 2020। देखा जाए तो 19 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन बेंगलुरु टेक समिट उद्घाटन किया। इसमें आपको सम्मेलन का जो विषय था वो है नेक्स्ट इज नाउ। फिर शिखर सम्मेलन में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स और जैविक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकियों और नवाचार के प्रभाव पर ध्यान देने के साथ महामारी के बाद दुनिया भर में जो उभर रही प्रमुख चुनौतियां हैं उस पर विचार विमर्श किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको री इन्वेस्ट 2020। तो देखिए 26 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी यानी री इन्वेस्ट 2020 का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। ठीक है, जिसका विषय था सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवोन्मेष, मतलब इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। और इसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ाने और वैश्विक निवेश समुदाय को भारतीय ऊर्जा सितारों के साथ जोड़ने के लिए विश्वव्यापी प्रयास को तेज करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। तो ये 25 से 26 नवंबर 2020 को गुजरात के केवड़िया में सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसको देखा जाए तो 25 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और इसका विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सद्भावपूर्ण समन्वय में एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी। ठीक है, फिर देखिए 26 नवंबर को दिन लोकतांत्रिक इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह दिन पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर देखा जाए आपको नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। तो ये 24 से 27 नवंबर 2020 को आयोजित भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 10वें संस्करण की वर्चुअल रूप से शुरुआत हुई थी। फिर उद्देश्य इसका क्या था? तो विज्ञान को बढ़ावा देने के साथ साथ विज्ञान आधारित फिल्मों और उनके निर्माताओं के काम को प्रोत्साहित करना। फिर देखा जाए तो 115 फिल्मों को इस ऑनलाइन विज्ञापन फिल्म महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया गया। इसमें आपको हिंदी,
अंग्रेजी, मराठी और पंजाबी और तमिल भाषा की फिल्म शामिल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोविड-19 स्त्री शक्ति चैलेंज। तो ये यूएन वुमेन के सहयोग से माईगव द्वारा आयोजित कोविड-19 स्त्री शक्ति चैलेंज में 6 महिला स्टार्टअप विजेता रहे। इसका उद्देश्य है अभिनव समाधानों को प्रस्तुत करने वाले ऐसे महिला स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकते हैं या फिर बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करने वाली समस्याओं को हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको फिट इंडिया वॉकेथॉन। तो देखिए, ये 31 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल के साथ एक राष्ट्रीय एकता दिवस पर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, उस अवसर पर राजस्थान के जैसलमेर में 200 किलोमीटर लंबा फिट इंडिया वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। फिर जिसका उद्देश्य था वो था कि भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना। और ये वॉकथॉन या भुगतान लिखा गया, ठीक है, यहाँ वॉकथॉन होगा। और ये वॉकथॉन जो है आपको 3 दिन तक चला, जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है मिशन सागर 2। मिशन सागर 1 हम लोगों ने पढ़ा था, अब ये मिशन सागर 2 है। तो 2 नवंबर 2020 को मिशन सागर 2 के हिस्से से, जो कि आईएनएस एरावत को पोर्ट सूडान में 100 टन खाद्य सामग्री की खेप लेकर पहुंचा। फिर आपको मिशन सागर 2 के अंतर्गत आईएनएस एरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और एरिट्रिया को भोजन सहायता पहुंचा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार सम्मान। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार सम्मान, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है सादत रहमान को, जो कि बांग्लादेश का निवासी है और ये 17 वर्ष का है। इसको दिया गया है साइबर बाल अपराध रोकने की दिशा में कार्य करने के लिए। ठीक है, देखिए सादत रहमान ने एक ऐप बनाया था जिसका नाम था साइबर टीन्स। ठीक है, जो कि साइबर अपराध से पीड़ित किशोरों को मदद करेगा। फिर ऐप जो है वो युवाओं को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इन्हें गोपनीय रूप से साइबर बुलिंग के बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो देखा जाए तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रमेश पोखरियाल निशंक को, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, फिर यह सम्मान जो है उन्हें लेखन, काव्य और अन्य साहित्यिक कार्य के लिए उन्हें दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स। इसमें देखा जाए सोनू सूद को। तो 16 नवंबर 2020 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को नैतिक मतदान के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब राज्य सरकार आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको दिलीप रथ। ये 2 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष दिलीप रथ को सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है कृष गोपालकृष्णन। तो आरबीआई ने इन्फोसिस के सह संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष कृष गोपालकृष्णन को आरबीआई बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक एवं लेखक। तो इसमें है 26/11 ब्रेव हार्ट माई एनकाउंटर विथ टेररिस्ट दैट नाइट। इसके लेखक हैं प्रवीण कुमार तेवटिया। फिर नेक्स्ट है आपको पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इसके लेखक हैं तमल बंदोपाध्याय। फिर नेक्स्ट है लेट अस ड्रीम द पाथ टू बेटर फ्यूचर। इसके लेखक हैं पोप फ्रांसिस। फिर नेक्स्ट है टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। इसके लेखक हैं रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कांग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द लास्ट क्वीन। इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। फिर आपको आता है हामिद द स्टोरी ऑफ माई कैप्टिविटी सर्वाइवल एंड फ्रीडम। इसके लेखक हैं हामिद अंसारी और गीता मोहन। फिर है अ प्रॉमिस्ड लैंड
इसके लेखक हैं बराक ओबामा। फिर नेक्स्ट है आपको जुगलबंदी, द बीजेपी बिफोर मोदी, इसके लेखक हैं विनय सीतापति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं आपदा की ओर या दुर्घटना की ओर। तो इसमें देखा जाए तो अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान निवार, ये 25 से 26 नवंबर 2020 को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से ऊपर बने एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान निवार ने तटीय राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी को प्रभावित किया। फिर आपको देखा जाए तो चक्रवात जो है निवार इस वर्ष उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में आकार लेने वाला चौथा चक्रवात था। ठीक है, इससे पहले 3 आए थे जो थे चक्रवात गति, ये 22 नवंबर को सोमालिया में, फिर चक्रवात अम्फान, ये मई में पूर्वी भाग में, फिर आपको चक्रवात निसर्ग, ये महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट मूव करते हैं खेलकूद की ओर, जिसमें पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो देखिए बाबर आजम। बाबर आजम कौन है? तो ये पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान नियुक्त किए गए हैं। बाबर आजम अब तीनों प्रारूपों में, मतलब टेस्ट में, एक दिवसीय में और T20 में, ये तीनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे। ठीक है, फिर देखा जाए एल्टन चिगम्बुरा। तो जिम्बाब्वे क्रिकेट के पूर्व कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ नवंबर 2020 में खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में समापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। फिर देखा जाए आपको नेक्स्ट है मार्लन सैमुअल। तो मार्लन सैमुअल जो है वो बल्लेबाज हैं वेस्ट इंडीज के। ठीक है, नवंबर 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूप से इन्होंने संन्यास ले लिया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको वोल्कर हेयरमैन। तो नवंबर 2020 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर वोल्कर हेयरमैन, जिनका अनुबंध खेल मंत्रालय ने 2024 ओलंपिक के अंत तक बढ़ा दिया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है सुदीप त्यागी। तो ये भारत के पूर्व तेज गेंदबाज हैं सुदीप त्यागी, जिसने 17 नवंबर 2020 को खेल के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर आपको देखा जाए पाकिस्तान सुपर लीग 2020 में, तो इसमें विजेता जो टीम है वो है कराची किंग्स। ठीक है, और उप विजेता टीम है लाहौर कलंदर्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं बाबर आजम, जिसने 473 रन मारे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि MPL स्पोर्ट्स BCCI का आधिकारिक प्रायोजक। देखा जाए तो 17 नवंबर 2020 को ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है मोबाइल प्रीमियर लीग, जिसे MPL कहते हैं। ठीक है, और इसकी शाखा एक MPL स्पोर्ट्स को BCCI अधिकारी के प्रायोजक और व्यापारिक भागीदार के रूप में घोषित किया गया। इसका जो अनुबंध होगा वो 3 साल के लिए होगा और दिसंबर 2023 तक के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है 2022 का ICC महिला T20 विश्व कप, अब फरवरी 2023 तक के लिए इसको स्थगित किया गया। तो देखिए नवंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका में जो होने वाले जो महिला T20 विश्व कप था, उसको फरवरी 2023 में आयोजित करने का फैसला किया गया। ठीक है, ये 9 से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रोलेक्स पेरिस 2020। तो ये 2 से 8 नवंबर तक पेरिस फ्रांस में खेला गया है। सिंगल के विजेता थे, सिंगल जो एकल टूर्नामेंट हुए उसके विजेता थे डैनियल मेदवेदेव रूस के, और उप विजेता है अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के। कोई युगल टूर्नामेंट में अगर विजेता देखा जाए तो ये है फेलिक्स आगर अलियासिम जो कि कनाडा के हैं। फिर है ह्यूबर्ट हर्कज पोलैंड के, और उप विजेता है ब्रूनो सोरेस ब्राजील के, और मेट पैविक क्रोएशिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ATP फाइनल। तो ये 22 नवंबर 2020 को लंदन में खेला गया, और जिसका एकल टूर्नामेंट में विजेता था डैनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं। फिर ऑस्ट्रिया के आपको डोमिनिक थीम उप विजेता रहे। युगल टूर्नामेंट में देखा जाए तो विजेता रहे हैं वेस्ले कुलहोप नीदरलैंड के, और निकोलो मैक्टिक क्रोएशिया के। फिर उप विजेता रहे जुर्गन मेल्जर ऑस्ट्रेलिया के, और एडार्ड रोजर वेस्लिन फ्रांस के। नेक्स्ट है फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2020। नवंबर 2020 को इस्तांबुल पार्क सर्किट रेस ट्रैक पर संपन्न हुआ, और जिसके विजेता थे लुइस हैमिल्टन। ठीक है, जो कि ब्रिटेन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और ये इनका करियर का 94th विन थे। ठीक है, ये इनका 94वां जीत था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विविध योजनाएं। पहला है
कारीगर वर्कसेटेड योजना। इसमें देखा जाए तो कारीगर वर्कसेटेड योजना के तहत खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो केवीआईसी है, ठीक है, केवीआईसी ने पिछले 3 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 411 खादी कारीगर परिवारों को मकान प्रदान किया है। इसका मकसद है कि केवीआईसी और संबंधित खादी संस्थानों की वित्तीय सहायता के कारीगरों को किफ़ायती पक्का मकान प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए 66,000 की लागत वाले इन घरों का डिज़ाइन आईआईटी गुवाहाटी के परामर्श से तैयार किया गया है। उसके बाद केवीआईसी के द्वारा 60,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं और शेष जो 6,000 रुपये है उसका योगदान उनकी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें कारीगर पंजीकृत होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संविधान दिवस पर ई संकलन का अनावरण। तो देखा जाए तो 26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस था, ठीक है। संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संविधान, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित लेखों का संकलन का अनावरण किया, ठीक है। और इसमें कुल 32 लेख शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जामनगर और जयपुर में 2 आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन। तो देखा जाए तो 13 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 2 आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन किया है। पहला है आयुर्वेदिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जो जामनगर में है, फिर दूसरा है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, ये जयपुर में है। नेक्स्ट है साइंटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना। यूं कि 29 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उसने कोरोना वायरस पर विश्व का एक पहला साइंटून आधारित पुस्तक को लोकार्पण किया है। और ये पुस्तक जो है वो जाने माने साइंटूनिस्ट हैं प्रदीप के श्रीवास्तव, उसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। फिर लोगों को आकर्षक तरीके से इस कोविड-19 में अवगत कराना इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडलगिव हुरन इंडिया परोपकारी लोगों की सूची। तो देखिए ये 10 नवंबर को जारी किया गया। हुरन इंडिया और एडलगिव फाउंडेशन ने इसे जारी किया है, एडलगिव हुरन इंडिया परोपकारी लोगों की सूची 2020। अब देखिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का डाटा पर ये आधारित है, जिसमें सबसे ज़्यादा परोपकारी अगर कोई है तो है अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये 7,904 करोड़ रुपए दान किया है इन्होंने एक साल में, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच, ठीक है। और इसको अगर डेली के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने प्रतिदिन 22 करोड़ रुपए दान किए हैं अजीम प्रेम जी ने, ठीक है। फिर देखा जाए दूसरे नंबर पे है शिव नाडर जो कि HCL टेक्नोलॉजीज हैं। इन्होंने पूरे साल में 795 करोड़ दान किए हैं। फिर तीसरे स्थान पे है मुकेश अंबानी, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हैं और इन्होंने पूरे साल में 458 करोड़ दान किए हैं। नेक्स्ट है बिनी बंसल। बिनी बंसल जो है ये सबसे युवा परोपकारियों में से हैं, इनकी आयु 37 ईयर्स यानी 37 वर्ष है। फिर आपको रोहिणी नीलकेनी, ये सबसे उदार महिला हुई, 47 करोड़ इन्होंने दान किया है महिलाओं में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेज की ओर, जिसमें पहला है 5 नवंबर। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, ठीक है। सेंडाई 7 अभियान लक्ष्य को बढ़ावा, ये इसका थीम था, जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्रमोट्स सेंडाई 7 कैंपेन टारगेट। फिर आते हैं 7 नवंबर को। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। फिर 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। फिर 10 नवंबर को आपको शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, ठीक है। और इसका जो थीम है वो है वैश्विक महामारी से निपटने के लिए समाज के लिए विज्ञान, ठीक है। फिर देखिए 11 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और इसके बारे में देखा जाए तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर इसे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, जिसका थीम था एवरी ब्रीथ काउंट्स। फिर 12 नवंबर को एक और था लोक सेवा प्रसारण दिवस। फिर आपको 14 नवंबर को देखा जाए तो 14 नवंबर को था विश्व मधुमेह दिवस, जिसका थीम है नर्स और मधुमेह। फिर 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर ये पूरा सप्ताह जो है वो राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया। इसका थीम था अस्पतालों सहित सभी स्थानों में प्रत्येक नवजात शिशु को गुणवत्ता, क्षमता और सम्मान दिलाना। फिर आपको है 16 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर को मनाया गया आपको फिर राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 17 नवंबर को देखा जाए तो 17 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय मृगी रोग दिवस। फिर आपको 19 नवंबर को मनाया गया विश्व शौचालय दिवस। इसका थीम रहा
स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। फिर 20 नवंबर को देखा जाए तो है आपको विश्व बाल दिवस, जिसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि विश्व बाल दिवस जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो एकजुटता, दुनिया भर के बच्चों में जागरूकता और बच्चों के कल्याण के सुधार हेतु इसे मनाया जाता है, ठीक है। फिर आप 21 नवंबर को देखेंगे तो उस दिन मनाया जाता है विश्व मत्स्यिकी दिवस, ठीक है। ये फिशरमैन के लिए है विश्व मत्स्यिकी दिवस। फिर आपको 25 नवंबर को देखा जाए तो उस दिन है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, जिसका थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट, ठीक है। और इसके बारे में देखा जाए तो दुनिया भर की महिलाओं के खिलाफ जो बलात्कार, घरेलू हिंसा और अहिंसा के जो अन्य रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, भारत का संविधान दिवस है 26 नवंबर को। फिर आपको 30 नवंबर को देखा जाए तो यह है रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए आपको इसका अगर PDF चाहिए तो मैं आपको इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और ये आपको PD प्रतियोगिता दर्पण का जो आपको PDF है उससे पहले ही अपलोड कर दिया गया है, लेकिन फिर से मैं PD और प्लस क्रॉनिकल इन दोनों का एक ही PDF में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।